आज हम लोग देखेंगे विष के दांत। विष के दांत का प्रथम क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इस कहानी के शीर्षक की हमें सार्थकता स्पष्ट करने के लिए कहता है। तो इसका आंसर हम लिखे हैं यहाँ पर, विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित एक आलोचनात्मक कहानी है। यहाँ पर लेखक ने मुख से निकली हुई वचन को अमृत एवं विष दोनों से तुलना की है। कहानी की शुरुआत अमीरों के अहंकार से हुई है। अमीरों के अहंकार को शर्मा जी ने विष के दांत कहा है। अपनी अमीरी के कारण ही सेन साहब हमेशा मदन को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और उसके पिता को अपमानित करते हैं तथा उसे दंडित करवाते हैं। कहानी के अंत में मदन ने अपने अपमान का बदला खोखा का दांत तोड़कर लिया है। यहाँ कासू का दांत तोड़ना उसके अहंकार का मर्दन करना है। इसलिए कहानी का शीर्षक विष के दांत बिल्कुल सार्थक है। अगला प्रश्न जो है 2 नंबर में कहता है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो 2 नंबर का आंसर है यहाँ, सेन साहब को 5 बेटियां और 1 बेटा था। बेटियों को वे कड़े अनुशासन में रखते थे, पर बेटा को इतना अधिक प्यार करते थे कि अनुशासन तो दूर, वह सामान्य व्यवहार भी नहीं कर पाता था। उसकी गलतियों को वे भविष्य में होने वाले अच्छे गुण का संस्कार मानते थे। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कथाकार नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत एक आलोचनात्मक कहानी है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर परीक्षा में लिखेंगे तो उससे पहले हम लेखक का परिचय अवश्य लिख देंगे, या कविता हो तो कवि का परिचय अवश्य लिख देंगे। तो खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र में पैदा हुआ था, इसलिए वह प्रकृति के नियम का अपवाद था। खोखा के माता पिता को उससे पहले सिर्फ लड़कियां थी, इसलिए उसे दुलार प्यार के नाम पर सभी तरह की आज़ादी थी। उसके विध्वंसक कार्यों में भी उसके माता पिता उसमें इंजीनियर बनने की संभावना को देखते थे, जबकि बेटियों को वे सिर्फ यह सिखाते थे कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह खोखा हर एक मामलों में अपवाद था। अगला क्वेश्चन है चौथा, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो चौथा का आंसर है यहाँ पर, हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध और नकेलवादी लेखक नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत एक आलोचनात्मक कहानी है। पहले हम लेखक परिचय लिख दिए हैं, अब आगे। प्रस्तुत पाठ विष के दांत में सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे और वह खोखा को उसी प्रकार की शिक्षा देना तय किए थे, जैसे बढ़ईगिरी तथा अन्य सामग्रियों को तोड़फोड़ करना, कसना इत्यादि। इन संभावनाओं के लिए उन्होंने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को घर पर बुलाकर उसे कुछ ठोक पीट कर खोखा को ट्रेंड करने का इंतजाम किया था। अगला क्वेश्चन है 5। अब है यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या कीजिए, हमें एक्सप्लेनेशन करना है। क में लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो 5 के क का उत्तर लिखे हैं यहाँ पर। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से ली गई है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि सेन साहब अपनी बेटी को इतने कड़े अनुशासन में रखते थे कि वे अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाती थी। जब वे हंसने को कहते तो हंसती, जब खेलने को कहते तो खेलती। उसे तो जोर से हंसने की भी मनाही थी। अगला है ख नंबर। ख में कहता है हमें, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। इसका हमें व्याख्या करना है कि ये पंक्ति क्यों कहा गया था। तो इसका आंसर है यहाँ पर,
प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक नलिन विलोचन शर्मा ने सेन साहब के बेटे के प्रति बदलते हुए व्यवहार को बताया है। उन्हें बेटा बुढ़ापा में हुआ था, इसलिए वे बेटा को बहुत प्यार करते थे। अत्यधिक प्यार के कारण कासू बिगड़ गया था। सेन साहब खोखा के दुर्गुणों को भविष्य में उसमें इंजीनियर बनने की संभावना को देखते हैं और उसे बचपन से इंजीनियर बनने के लिए उन्होंने एक शिक्षक की बजाय कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को नियुक्त कर दिया था। इसलिए लेखक ने कहा कि अपने बेटे को बदलने की बजाय उन्होंने अपने सिद्धांतों को ही बदल लिया है। अगला है ग नंबर। ग में कहता है हमें ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ग का उत्तर है यहाँ पर। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक नलिन विलोचन शर्मा ने बड़े बड़े सेठों के चरित्र को उजागर करते हुए हमें यह बताया है कि सेठ लोग कैसे गरीब के बाल बच्चों को हतोत्साहित करते हैं। मदन सेन साहब के कार को छुआ भी नहीं, फिर भी सेन साहब ने मदन को डांटते हुए उसके माँ को कहते हैं ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अगला है घ नंबर। घ नंबर क्वेश्चन है हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो घ का आंसर है यहाँ पर घ का। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक नलिन विलोचन शर्मा कहना चाहते हैं कि सेन साहब का बेटा कासू मदन के जमात में शामिल होने के लिए यानी लट्टू खेलने के लिए मचल उठा, जिसके कारण लेखक ने कहा कि हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 में कहता है यहाँ पे सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। छठा का आंसर है यहाँ पे। छठा कहता है हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि जब सेन साहब और उसके मित्रों के बीच बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले सेन साहब ने अपने बेटे कासू के बारे में बड़ी मौलिकता के साथ व्याख्यान करने लगे कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। आजकल पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। मैं अपने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को 1-2 घंटे आकर ठोक पीट करने के लिए सिखाने को कहा हूं। ठोक पीट करने के लिए सिखाने को कहा हूं। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। 7 कहता है मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार समाज में फैली असमानता के बारे में बताना चाहता है। एक गरीब बच्चा जब गाड़ी को छूकर देखना चाहता है तो उसे धकेल कर गिरा दिया जाता है, लेकिन वहीं पर एक अमीर ज्यादा गाड़ी को नुकसान पहुंचाता है तो उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। इस विवाद के द्वारा लेखक गरीब के अंदर में पनपते विरोध को भी बताना चाहते हैं क्योंकि मदन बार बार ड्राइवर पर झपटता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8वां प्रश्न कहता है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो 8वां है यहाँ पर। हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का मूल कारण लट्टू का खेल था, क्योंकि मदन को जब ड्राइवर के द्वारा गाड़ी छूने नहीं देने दिया गया तथा उससे धकेल दिया गया तो इस बात को लेकर मदन ने भी कासू को लड्डू खिलाने से इनकार कर दिया, जिससे कासू और मदन के बीच झगड़ा होने लगा। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि बालक नादान होता है, वह अमीर और गरीब को नहीं देखता है और न ही वह अपमान को सहन करता है।
9 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। 9 नंबर है यहाँ पे, तो 9 नंबर का आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में झोपड़ी वाले अपने ही खिलाफ महल वाले का साथ देते हैं, अपने ही खिलाफ महल वाले का साथ देते हैं। इसका उदाहरण है कि जब मदन और कासू के बीच लड़ाई हुआ तो सभी लोग कासू के पक्ष में बयान दिया। कोई भी यह नहीं कह सका कि पहले कासू ने ही मदन पर हमला किया था। लड़ाई में तो किसी ने किसी की मदद नहीं की, पर साथ भी तो मदन का किसी ने नहीं दिया। नहीं लिखे हैं, तो ये 9 नंबर का हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? 10 नंबर है, तो 10 नंबर का आंसर है यहाँ पर प्रस्तुत कहानी विष के दांत सुप्रसिद्ध लेखक नकेलवादी कहानीकार, प्रपद्धवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन विलोचन शर्मा की एक आलोचनात्मक कहानी है। लेखक परिचय हम इसी तरह सबसे बेस्ट तरीका से लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत कहानी में रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से लगा लेता है, क्योंकि वह सोचता है कि एक मैं हूं जो आज तक अपने सारे अपमानों को सहता आ रहा हूं, और एक मेरा बेटा है जो कि अपने अपमान का बदला इतना जल्दी ले लिया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 कहता है, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करना है, चरित्र चित्रण करें। तो अब देखते हैं हम 11 नंबर। प्रस्तुत कहानी विष के दांत में सेन साहब एक सफेद पोशाक के अंदर छिपे हुए एक तुच्छ व्यक्ति हैं जो लिंग आधारित भेदभाव करते हैं। वह अपनी 5 बेटियों के लिए तथा बेटा कासू के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। सेन साहब अपने आप को दूसरे के सामने सभ्य एवं सुशील दिखाते हैं, जबकि अपने अंदर ऊंच नीच की भावना छिपाए हुए हैं। फिर है सेन साहब, अब मदन और कासू, फिर गिरधर है मदन। तो मदन का हम चरित्र चित्रण यहाँ पे देखेंगे। मदन इस कहानी का मुख्य पात्र है, क्योंकि मदन के कारण ही कहानी अपने मुख्य उद्देश्य तक पहुंच पाता है। मदन गरीबी में जन्मा हुआ स्वाभिमानी बच्चा है, जो एक बार सेन साहब की गाड़ी छूने पर अपमानित हो चुका है, जो अपने अपमान का बदला खोखा के 2-2 दांत तोड़कर लेता है। अब उसके बाद कासू का चरित्र चित्रण यहाँ किया गया है। कासू सेन साहब का इकलौता पुत्र है, जिसके कारण वह अपने माता पिता की आंखों का तारा है। अत्यधिक लाड़ प्यार मिलने के कारण वह काफी बिगड़ जाता है। खोखा अपनी 5 बहनों तथा घर के नौकर पर हाथ उठा देता है, जबकि वह सबसे छोटा है। एक दिन खोखा इसी आदत से मजबूर होकर मदन पर हाथ उठा देता है, जिसके कारण मदन खोखा के 2-2 जहरीले दांत तोड़ देता है। अगला है गिरधर का हमें चरित्र चित्रण करना है यहाँ पे, तो हम देखेंगे अब। गिरधर एक गरीब और लाचार मजदूर है, जो अपमान सहते हुए भी सेन साहब के यहाँ कार्य करता है। वह यह जानता है कि मेरे बेटे ने गलती नहीं की, फिर भी वह उसे सेन साहब के कहने पर बार बार पीटता है। लेकिन जब मदन अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए खोखा को पीटता है, तब गिरधर की भी आंखें खुल जाती है और वह भी स्वाभिमानी बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम 12 नंबर देखेंगे। यहाँ पर 12 नंबर जो है वो कहता है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर देने के लिए। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर है, हमारी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है। बुराई का अंत करने वाला ही तो नायक होता है। कहानी का अंत मदन के द्वारा कासू के दांत तोड़ने से हुआ है।
इस तरह कहानी मदन को ही नायक प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला 13 नंबर। 13 कहता है आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करे। प्रमाण हमें देना है, प्रूफ देना है। तो यहाँ पे है कहानी के आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। वे कहते हैं कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब को अपनी चमकती हुई काली गाड़ी पर नाज है। वे अपने झूठी शान शौकत दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने मन में अनेक प्रकार के कुरीतियों को छुपा कर बैठे हैं। वे अपने बच्चों में लिंग भेदभाव करते हैं। कासू उनका इकलौता बेटा है और उसमें वह इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते हैं। मदन छोटी भी गलती करे तो वह चोर डाकू बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 कहता है 20 के दांत कहानी का सारांश लिखे। सारांश हमें लिखना है यहाँ पर। तो कहानी भी, किसी भी कहानी का शीर्षक उस कहानी का मूल द्वार होता है और उसी द्वार से उस कहानी का मूल स्वरूप समझ में आता है। अतः शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे आसपास पूरी कहानी और उसके पात्र घूमते हुए नजर आते हैं। ठीक उसी प्रकार कहानी के प्रमुख पात्रों में खोखा अमीर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और मदन गरीब वर्ग का। इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया गया है कि अमीर लोगों के मन में गरीब के प्रति जो हीन भावना होती है, वह भावना हमारे समाज में विष के समान कम नहीं है। परंतु जब मदन ने खोखा का दांत तोड़ दिया तब गरीबों का मान बढ़ गया, क्योंकि वह दांत हमारे समाज में विष फैलाने वाले का है। यह कहानी शुरू से लेकर अंत तक उसी सामाजिक विष के आसपास घूमती नजर आ रही है और यह कहानी खत्म भी उसी समय हो रही है जब यह विष का दांत टूट जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।